नमस्कार। तो हाजिर हूँ लेकर फिर एक नया और सनसनीखेज मुकदमा। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा 35,000 करोड़ रुपए की लूट। जी हाँ भारतीय इतिहास में, बैंक के इतिहास में सबसे बड़ी लूट। ये मुकदमा मैं उसी के बारे में लेके आया हूँ, जनता के गाढ़े कमाई की लूट। और जनाब, यह लूट इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी मज़ेदार है कि आपको न चाहते हुए भी अपराधियों को सलाम करना पड़ेगा। जी हाँ जनाब, इस लूट में न कोई हथियार बंद गिरोह आया बैंक में, इस लूट में न कोई ज़बरदस्ती की गई, इस लूट में न ऐसा हुआ कि बैंक मैनेजर्स ने पुलिस को बुलाया और पुलिस नहीं आई। और जनाब, इतना ही नहीं है, इस लूट में 17 बैंकों को एक साथ लूटा गया। और कुल अमाउंट जो लूटा गया, बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता तू चल, कितने? 35,000 करोड़ रुपए। जी हाँ जनाब, बैंकिंग इतिहास, भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ी खुलेआम लूट दिन दहाड़े। और इस लूट की और भी इंटरेस्टिंग पहलू है। अब बने रहिए फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस कानूनी एपिसोड में, और मैं आपसे साझा करूंगा इस लूट की असली कहानी। ऐसा लूटा गया कि लूटने वाला उफ भी न कर सका। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं शातिर अपराधी होना, शातिर अपराध करना। वो अपराध ही क्या जिसमें आप करोड़ 2 करोड़ रुपए बैंक का लोन लेके नहीं चुका पाते, कोरोना में बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, और आपको पुलिस की मार, जेल, कोर्ट के चक्कर, DRT, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी, पता नहीं क्या क्या। फट यहाँ तो कमाल की लूट है जनाब। और जानते हैं, इस लूट में जो लुटेरा है वो बैंक आया भी नहीं। हाँ जी, आंख बंद और डिबिया गायब, और एक साथ 17 के 17 बैंक आंखों के सामने लुट गए। सबसे मजेदार बात तो यह है कि बैंकों ने इस लूट का पैसा खुद ही लुटेरे तक पहुंचा दिया, 35,000 करोड़ रुपए। जी हाँ जनाब, तो अगर आप जानना चाहते हैं इस मुकदमे के बारे में, तो फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। मैं परत दर परत खुलासा करूंगा इस लूट का। इसीलिए मैं अक्सर 2 बातें कहता हूं जब हम फाइनेंशियल क्राइम की बात करते हैं, जब हम, जिसको कि वाइट क्राइम्स भी कहा जाता है, उसकी जब हम बात करते हैं, या ऐसे भी जब हम अपराधों की बात करते हैं, तो कई बार मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ता है कि जनाब, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करना पड़ता है कि वो 3 लाख कैदी जो छोटे छोटे जुर्मों में 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 7 साल से 8 साल से भारत के जेलों में बंद हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको सज़ा भी दे देंगे तो वो सज़ा से ज़्यादा समय वो जेलों में काट चुके हैं। लेकिन अभी तक यह कार्रवाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते तो नहीं दिख रही है। तो एक तरफ तो वो है कि छोटे लूट में आप आजीवन जेल में, आपके मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ वो लूट है, खुली लूट, सफ़ेद लूट, जिसमें ना बम लगा, ना पिस्टल लगा, ना बंदूक लगा, ना अधिकार का इस्तेमाल हुआ, ना ताकत का इस्तेमाल हुआ, और बैंक खुद ही आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 के 17 बैंक लाइन में लग करके 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ नहीं, 36,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिए आपकी किट्टी में। कीजिए मौज, जनता का पैसा है, जाता क्या है। तभी तो किसी संस्कृत के विद्वान ने कहा, यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो शान से जियो,
ऋण लो और घी पियो। हमारी आपकी तरह भारत की मेहनत कश जनता की तरह थोड़ी मेहनत करके पैसे लाओ और एक दो इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाए तो बैंक की डांट फटकार केस फौजदारी सब सहो। तो जी हाँ जनाब, यह है तल्ख सच्चाई। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में मालगाड़ी के डब्बे से एक जूता, नॉट एक जोड़ी जूता, एक जूता चुराने की जुर्म में भी आजीवन कारावास ताउम्र जेल में आदमी सड़ सकता है। ऐसे इंस्टांसेस हैं। लेकिन हाँ, वह चालाक अपराधी, वह सातिर अपराधी न सिर्फ इंजन के साथ पूरी मालगाड़ी बल्कि न सिर्फ रेलवे स्टेशन बट रेलवे ट्रैक को भी चुरा ले, उसके खिलाफ कार्रवाई बड़ी मुश्किल है जनाब। आपने एक मुंबई बॉलीवुड की एक मूवी भी देखी होगी ऐसी, जिसमें पूरा पूरा कुआं ही चोरी हो जाता है, पूरा विलेज में कुआं ही चोरी हो जाता है। और वैसे तो खैर बिहार वगैरह से ये खबर आती ही रहती है कि पूरा के पूरा पुल चोरी हो गया। तो खैर ऐसा ही एक मुकदमा मैं लेकर डॉक्टर अजय कुमार पांडे, कानून का डॉक्टर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके बीच में हाजिर हूँ। 35,000 करोड़ की खुली लूट। तो बिना किसी लाग लपेट के आइए मैं आपको बताता हूँ कि यह लूट को कैसे अंजाम दिया गया, कौन कौन से लुटेरे इस लूट में शामिल हैं और ऐसी कौन सी व्यवस्था भारत के बैंकिंग इतिहास में की जाएगी कि जनता का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बैंकों में सुरक्षित रख सके। बैंकिंग रिफॉर्म की बात हर सरकारें करती हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तो एक तरफ जनता है जिसकी कारी कमाई उसके आंखों के सामने लुट जाती है, और बदले में आपको एक चीज़ और बता दूं, न्यू बैंकिंग लॉ के हिसाब से आपका चाहे जितना भी पैसा बैंक में रखा हो, अगर बैंक फेल करेगा तो आप महज 5 लाख रुपए के हकदार हैं। तो यह एक फॉल्स सिक्योरिटी है आपके मन में कि आपने बैंक में पैसा रख दिया तो आप सुरक्षित हैं। इस फॉल्स सिक्योरिटी से जितना जल्द आप बाहर आ जाएं उतना बेहतर है। खैर, इसमें आप क्या, मैं भी शामिल हूं। आदमी के सामने विकल्प क्या है, कहाँ पैसा रखे। तो पैसा इंसान को रखना ही पड़ता है, इमरजेंसीज के लिए, आपातकाल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए। आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। खैर, ये एक अलग व्यथा है, इस पे कभी और चर्चा करूँगा किसी और एपिसोड में। फ़िलहाल आइए हम इस लूट की चर्चा करते हैं। 35,000 करोड़ रुपए 17 बैंकों से एक बार में लूटा गया। न कोई लाठी, न डंडा, न कोई गोली, न बंदूक, और बैंक मैनेजर खुद ही लुटेरों तक पैसा पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं लूट की बात कर रहा हूं। DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आपने इस कंपनी और इस कंपनी के कर्ता धर्ता का नाम कपिल वाधवन जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज सुन लें इनके सातिर कारनामों को। तो साहब, जैसा कि मैंने कहा कि ये भारतीय बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी लूट है। इसके पहले जो इतिहास में एक और लूट दर्ज है वो करीब 23,000 करोड़ रुपए की लूट है, जो सबसे बड़ी थी। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उस लूट के बारे में। लेकिन पुराने की क्या चर्चा करना, नए चैंपियंस ने तो 23,000 की जगह सीधे उसमें 10,000 करोड़, मतलब उससे भी ज़्यादा 10,000 करोड़ से 36,000 करोड़ की लूट को, सफल लूट को अंजाम दिया है जनाब। लूट पकड़ा नहीं गया, लूट के ले गए पैसा, वैसा कुछ रिकवर नहीं हुआ है। ये वो चंबल के बिहार वाले डकैत नहीं हैं जो बंदूक लेके आए और बंदूक लूट लिए और पुलिस ने उनको घंटे 2 घंटे में दबोच लिया। यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल में यह मुकदमा CBI के पास है। और आइए हम समझते हैं कि यह लूट को, इस सफल लूट को कैसे अंजाम दिया वाधवन ब्रदर्स ने। जी हाँ जनाब, वैसे तो
अगर पूरी रकम इसमें जोड़ी जाए तो यह 42 या 43 हज़ार करोड़ की रकम बनती है, जिसमें 17 बैंकों का पैसा लूटा गया। इसमें जो अग्रणी बैंक था, जो फ्रंट था, जो इस पूरे प्रकरण को लीड कर रहा था, वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर शुक्ला के कंप्लेन पर अंततः सीबीआई ने आज से फरवरी 2022 में एक एफआईआर इस लूट के बारे में दर्ज की। तब यह मामला जनता के सामने आया, अधिकारियों के सामने आया और इस पर फिलहाल जांच जारी है। तो आइए हम समझते हैं कि इस बैंक लूट में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कैसे इस लूट को अंजाम दिया गया। जनाब, DHFL जो एक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, उसके पास हाउसिंग फाइनेंस करने का लाइसेंस है। वह एक प्रपोजल लेकर इन बैंकों के पास जाती है और उनसे भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट में, मीन्स लोन, मीन्स एडवांस, मीन्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के माध्यम से ये सारा के सारा पैसा 34 से 36 हज़ार करोड़, 42 हज़ार करोड़ रुपए बैंकों से ले लेती है। अब यहाँ से इस पैसे को लेने के बाद यह DHFL क्या करता है? ये DHFL, इसका भी काम लोन लेकर आगे लोन देना है, फेयर इनफ। लेकिन इसमें से खेल क्या करता है? ये इसमें से 14,000 करोड़ रुपया यह प्रोजेक्ट फाइनेंस बड़ी योजनाओं के लिए, संरचना के लिए, मसलन पुल, सड़क इत्यादि बनाने के लिए लोन के रूप में आगे किसी कंपनी को देता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है? ऐसा ये जो 14,000 करोड़ रुपया है, वह अपने ही किसी भाई बंदे खातेदार जानने वाले की कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको रिटेल लोन के तौर पर दिखाया जाता है और लॉन्ग पीरियड के प्रोजेक्ट लोन में मात्र 300 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो पहला फ्रॉड कि आपने गलत खातों के आधार पर, गलत अकाउंट में, गलत हेड में प्रोजेक्ट लोन को रिटेल लोन में डाइवर्ट किया। अब होगा क्या? आगे जाकर के इस रिटेल लोन को बैड लोन दिखाया जाएगा और इस तरह से एनपीए क्रिएट होगा। चलो, इसके भी तोड़ थी। आखिर उन लोगों को जिनको यह लोन एडवांस किया गया, उनसे वसूली हो सकती है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये थी कि ये 67 की 67 कंपनियाँ जिनको यह लोन दिया गया था, वो कागजी थे, उनका कोई ऑपरेशन ही नहीं था और था तो बहुत छोटा मोटा। उनसे ना कोई डॉक्यूमेंट लिया गया, ना उनसे कोई सिक्योरिटी ली गई, ना उनसे बतौर सिक्योरिटी जो संपत्ति रखवाई गई उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया। तो इस तरह से ये पहले खेप में 14,000 करोड़ रुपया तो हजम कर लिया गया, फंड को डाइवर्ट कर दिया गया और यह जो रिटेन लोन था वह करीब 2 लाख लोगों को दिखाया गया। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो ये 2 लाख लोग नदारत थे, कहीं नहीं मिले और इसी के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। जो मुख्य कंप्लेन है, जो प्राइम कंप्लेन है, वो है डाइवर्जन ऑफ लोन्स टू नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी टू रिलेटेड पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इससे जो पहले जब से बड़ी लूट हुई थी वो 22,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन DHFL ने उस लूट को भी पीछे छोड़ दिया। ये 42,000 करोड़ रुपए की रकम है और विपिन कुमार शुक्ला जी जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने आगे बढ़ कर के सीबीआई में कंप्लेंट की और एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मुकदमे में जो नामजद अभियुक्त हैं वो वाधवन ब्रदर्स हैं और सहाना ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सुधाकर सेट्टी जनाब साहब हैं।
तो साहब ये जो सुधाकर सेठी हैं ये भी एक कैरेक्टर हैं, मैं आगे बात करूंगा। पुणे के एक रियल्टर की भी, अविनाश भोसले की, उसकी क्या इसमें सहभागिता रही है, वह भी अभी अंडर अरेस्ट है। और ये सारा खेल कैसे खेला इन बिल्डरों ने मिलकर, इन रियल एस्टेट फर्म ने मिलकर। तो ये सेठी साहब भी जो हैं, यह पैसा इनकी कंपनी में डाइवर्ट हुआ और वहाँ से यह फिर बाधवन ब्रदर के पास वापस आया और इन लोगों ने खूब गाड़ियाँ, लैंड, मकान जनता के मेहनतकश पैसे से खरीदा और एक दिन लोन को अनपेड दिखाकर पूरी की पूरी रकम को हड़प जाना चाहते थे, गबन कर लिया जाना चाहते थे। इसी बीच में यह मामला खुल गया। तो साहब जो कंप्लेन है, जो एफआईआर है, जो सेक्शन है, जो धारा है, मैं बार बार कहता हूँ मेरा यह कानूनी चैनल है, मैं कानूनी पहलू की बात करता हूँ। उसमें जो मुख्य तौर पर एफआईआर दर्ज हुई है वह है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड falsification of books of accounts and misuse or abuse of official position by the public servant। इसमें सरकार के नुमाइंदे भी, बैंक के ऑफिशियल भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। ओमिशन है, कमीशन है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। और फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज हो गई है और सीबीआई अपना काम इस मुकदमे में कर रही है। यह मुकदमा आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा खुला कैसे। जब एक मीटिंग लेंडर्स के साथ बैंक की हो रही थी तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था को, इसके कैश फ्लो को समझने के लिए KPMG ऑडिटर्स को अपॉइंट किया गया और जब उसने DHFL अकाउंट की फॉर्सिनिक ऑडिट शुरू की तो यह सारी गड़बड़ियाँ, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी को लोन देना, अपनी ही कंपनियों को लोन देना, सारा फंड डाइवर्ट करना प्रोजेक्ट लोन के नाम पर रिटेल लोन में, इत्यादि इत्यादि खुलकर सामने आए। अपराध क्या बनता है मैंने आपको बता दिया साहब। जो लोग इस केस में नामजद हैं वो हैं मिस्टर कपिल बाधवन, धीरज बाधवन और उनके बहुत सारे सहभागी और सहाना ग्रुप के मिस्टर सुधाकर सेड्डी। सीबीआई ने ऐसे कुछ ईमेल्स भी इंटरसेप्ट किए हैं जिनके आधार पर यह पता चलता है कि कपिल बाधवन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। तमाम कंपनियां उसके कब्जे में थी, वही डायरेक्टर से अपॉइंट करता था, वही कंपनी के सारे सेक्रेटेरियल फंक्शंस में इन्वॉल्व था या उनको रखता था, उनके अकाउंट्स बुक को संभालता था और उसी के निर्देश पर बांद्रा बुक्स एक टर्म्स है जिसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड्स में करूंगा। ये सारे फंड को डाइवर्ट करने का खेल जारी था। तो ये है साहब सफल लूट का सफल फॉर्मूला। न लगे रंग न हल्दी और रंग चोखा ही चोखा। बैंक खुद आकर आपकी झोली में 42,000 करोड़ रुपए जनता का सौंप गए। यह देखना दिलचस्प होगा सीबीआई इसमें से कितने पैसे को रिकवर कर पाती है, इस साजिश में शामिल कितने लोगों को कानून के शिकंजे तक खींचकर ला पाती है। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको समय समय पर ताज़ा तरीन जानकारी इस केस से मिलती रही। जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि यह वही बाधवन ब्रदर्स हैं जिस पर यस बैंक में भी घोटाले का केस फिलहाल चल रहा है। सीबीआई उस मामले की भी जांच कर रही है। अभी यस बैंक का घोटाला या उसमें चार्जशीट फाइल भी नहीं हो पाया था कि इन 7 अपराधियों का नया अपराध 46,000 करोड़ के लूट का सामने आया है। देखना है कानून जीतता है या अपराधी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले के साथ। तब तक कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।